MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़े उसके पहले आज हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी तस्वीर आपको दिखाता हूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तस्वीर आप देखिए। फ्लाइट का जो टायर होता है वो निकल गया है। दर्शकों देख रहे हैं आप, ये स्पाइस जेट की फ्लाइट है। फुल फ्रेम दिखाइए। ये टायर खुल जाता है। आप सोचिए कितने यात्री बैठे हुए हैं और एकाएक ये टायर खुल गया है। लगातार फ्लाइट में यात्रियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में रही है, लेकिन आप देखें एक प्लेन में टायर कैसे खुल गया है। वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको ये भी जानकारी दे दे कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री इसमें सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप प्लेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। तो आप सावधान रहिए और आज की पहली बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। देश भर में गुस्सा है और मैं जानता हूं दर्शकों आप भी गुस्से में हैं। आखिर क्यों हो रहा है भारत पाकिस्तान का मैच? ये आज देश का नागरिक पूछ रहा है, सैनिक पूछ रहा है। दिखाऊंगा, आप देख रहे हैं भारतीय टीम तैयार है मैच खेलने के लिए। बीसीसीआई ने इजाजत दे दी है, लेकिन भारतीय टीम जब पाकिस्तान से भिड़ेगी तो देश सवाल पूछ रहा है कि ये मैच क्यों हो रहा है। इस मैच को रद्द किया जाना चाहिए और ये मांग अब उठने लगी है। लेकिन इधर बीसीसीआई कुछ भी नहीं कह रहा है। बीसीसीआई ने खेलने की इजाजत दी है। प्लेयर्स से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर देश से बड़ा क्रिकेट कैसे हो सकता है। निहत्थे लोगों की जान चली गई, उससे बड़ा क्रिकेट कैसे हो सकता है और उन लोगों के साथ क्रिकेट क्यों खेला जाए। दिखाता हूं मैं। जो पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है उसी के प्लेयर्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई पूर्व क्रिकेटर्स ने जहर उगला था। अब यही लोग मैदान में सवाल किया जा रहा है कि दुश्मन से क्यों आखिर मैच खेला जाए। ये जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही, पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स ने, और वो अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। दिखाता हूं आपको दुश्मन के साथ मैच क्यों। ये हम भूले नहीं हैं। लोग आज ये कह रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ है ना कभी भूले हैं और ना भूलेंगे। ये आतंकी देख रहे हैं आप कैसे आए थे और इन आतंकियों ने हमारे भारतीयों को लहूलुहान कर दिया था। सामने पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी थी और आज इसी पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर देश भर में गुस्सा है। और इसने हमले ने देश को तोड़ दिया। कई सिंदूर उजाड़े थे, जिसमें से यह कैप्टन विनय नरवाल के पिताजी। ये तस्वीर आप भूल गए, आज देश पूछ रहा है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। देशवासी पूछ रहे हैं क्या इन आंसुओं को भूल गए हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है। पहलगाम हमले में कैप्टन विनय नरवाल शहीद हो गए थे। 6 दिन शादी के बाद उनकी हत्या कर दी गई और ये उनके पिता के आंसू हैं और इसीलिए पूछा जा रहा है इन आंसुओं का बदला भारतीय सेना ने लिया है, लेकिन फिर मैच क्यों खेला जा रहा है जब पानी बंद है। देख रहे हैं आप, भारतीय सेना के जवान पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन दुश्मन बाज नहीं आ रहा है। वो अभी भी आतंकियों को भेज रहा है और दुश्मन को हम ठिकाने लगा रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपको बताता हूं मैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव, पहलगाम हमले का हमने बदला तो ले लिया है, लेकिन फिर भी सवाल यही कि जब हमने इनको मौत के घाट उतार दिया, इनको जहन्नुम पहुंचा दिया और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, उसे हम पानी नहीं दे रहे, तो फिर उसके साथ क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। ये सवाल देश भर में पूछा जा रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा पहलगाम, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने कहा था बदला लिया जाएगा, बदला लिया गया, लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान बाज नहीं आया।
और इसलिए मैं कह रहा हूं देश भर में इसी आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा है, इसी आतंकवाद के खिलाफ जिसको हमारे सैनिकों ने नेस्ते नाबूद किया था। और ये है ना शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, ये जहर उगल रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये रैली निकाल रहे थे जब हमने आतंकी ठिकाने को तबाह किया, तो ये वहां पर कह रहे थे कि हमने भारत पर जीत हासिल कर ली। बताइए आप, वहां पर झूठ बोला और अफरीदी अब भी जहर उगल रहा है। और अब मैं बताता हूं, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि JS ढिल्लों और कई सारे सैनिक आज आपसे अपील कर रहे हैं। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें बताया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच चलेगा तब सोशल मीडिया पर तमाम पूर्व सैनिक आप लोगों से बात करेंगे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जब वहां पर मैच चल रहा होगा तब आज सैनिक देश से बात कर रहे होंगे, तो आपको तय करना है। देशवासियों से यह कहा जा रहा है कि आपको तय करना है, आप उस वक्त मैच देखेंगे या भारत के सैनिकों से बात करेंगे। सैनिक लिख रहे हैं, मेजर पवन लिख रहे हैं कि आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आप सभी इकट्ठा हो जाएं, जुड़ जाएं और BCCI को इस देश की ताकत बताएं। 14 तारीख शाम 7:30 बजे जब भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा, हालांकि रद्द करने की मांग है, लेकिन अगर यह नहीं होता है तो आपको बॉयकॉट करना होगा। और इसलिए ये सैनिक आपसे कह रहे हैं, ये आपको तय करना है। और मैं तो यह कहूंगा कि आपको हमारे सैनिकों की बात सुननी चाहिए। देखें रिपोर्ट। गजवाए हिंद करेगा पाकिस्तान, लेकिन पाक से मैच खेलेगा हिंदुस्तान। चुन चुन कर हिंदुओं का कत्ल करेगा पाकिस्तान, लेकिन एशिया कप के लिए पाक से मैच खेलेगा हिंदुस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहर उगलेगा मुल्ला शाहिद अफरीदी, लेकिन पाकिस्तान से भारत करेगा क्रिकेट डिप्लोमेसी। वहाँ पे बहुत ज्यादा है, वो घरों तक पहुँच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को। तो बेचारे, मैं क्या कहूँ, कुछ आद ऐसे हैं जो अभी तक वहाँ पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान से मैच की मजबूरी क्या है? चंद रुपयों की खातिर देश की भावनाओं से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्या पहलगाम पीड़ितों की भावनाओं से बड़ा एशिया कप का मैच है? प्लीज बाइकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच। आप सब नहीं खड़े होंगे तो हमें नहीं लगता इस देश के साथ और कोई खड़े होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि BCCI ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया इस बात को। फिर से उनको स्पॉन्सर्स के थ्रू पैसे मिले और फिर वो एक अगला पहलगाम करें, फिर से आके वो किसी और हिंदुस्तानी को मारे। क्या यही इसी का वेट कर रहे हैं हम? यह शान्या है, शुभम द्विवेदी की पत्नी, जिनको पहलगाम में मारा गया। वो पूछ रही हैं कि आखिर पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों? और ये पाकिस्तानी बाज नहीं आ रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये बाज नहीं आ रहे। भारत पाक मैच को लेकर माहौल गर्म है, पाकिस्तान ने इस माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। ये दिख रहे हैं आपको शाहिद अफरीदी, पाक के पूर्व क्रिकेटर ने एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। शाहिद अफरीदी ने कहा, भारत में खिलाड़ियों को घर जलाने की धमकी मिलती है। कुछ खिलाड़ी तो जन्म से खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में लगे हुए हैं। जब से वो पैदा हुए वो खुद को भारतीय साबित करने में लगे हुए हैं, जबकि एशिया कप 2025 में कमेंट्री भी कर रहे हैं। हरभजन सिंह ने तुरंत जवाब दिया, पाकिस्तान चाहता है कि मैच हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर भी चाहते हैं कि मैच हो, लेकिन भारत के क्रिकेटर्स नहीं चाहते, भारत की जनता नहीं चाहती। और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पाक से मैच पर आपत्ति जताई। हरभजन ने कहा, भारत पाक मैच हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबने कहा कि ना क्रिकेट हो, ना व्यापार हो,
और इतना ही नहीं, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में हरभजन सिंह टीम के साथ थे तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला भारत ने। पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहले अच्छे होने चाहिए, भारत और पाकिस्तान के। इसके बाद दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच होना चाहिए। अब यह सरकार को तय करना है कि मैच होगा कि नहीं, लेकिन यह विरोध देश भर में बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताता हूं शाहिद अफरीदी और हरभजन सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बहुत ज्यादा है, वो घरों तक पहुंच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को। तो बेचारे, मैं क्या कहूं, बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ आद ऐसे हैं जो अभी तक वहां पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है ना, और फिर एशिया कप में जाके कमेंट्री भी कर रहे हैं ऐसा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हमेशा वो लाइमलाइट में आता है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सब लोगों ने बोला कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये हम लोग अभी लेजेंड्स खेल रहे थे, हमने तो खेला नहीं वो मैच। ये अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो जाए तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। वो मेरी अपनी सोच है। बाकी जैसा सरकार कहती है, वो अगर कहती है सरकार की ये मैच होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए तो फिर बिल्कुल ठीक है, बट देशों के हालात ठीक होने चाहिए आपस में। देखा आपने, लेकिन पाकिस्तान तो जैसा कहा जा रहा है कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी टीम आ चुकी है। पाकिस्तान के प्लेयर्स आ गए, ओमान के साथ मैच भी खेल लिया है, लेकिन इधर फायदा पाकिस्तान को ही हो रहा है दर्शकों। इसलिए भारत में विरोध हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। भारत ने भी एशिया कप का अपना पहला मैच यूएई के साथ खेला है, लेकिन इस मैच में भी ज्यादा दर्शक नहीं पहुंचे और इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्या देश भर में भारत के एशिया कप का विरोध हो रहा है। अगली तस्वीर आपको बताता हूं। जब एशिया कप में, ये देख रहे हैं आप, सूर्य कुमार यादव हाथ मिला रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। इसमें सूर्य कुमार यादव हाथ मिला रहे हैं पीसीबी चीफ से और इसे लेकर देश भर में विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि पीसीबी चीफ से आखिर हाथ क्यों मिलाया गया? जब दोनों देश दुश्मन हैं तो फिर इस तरह का जेस्चर क्यों किया जा रहा है? अब मैं दर्शकों आपको और तस्वीर दिखाने वाला हूं कि यहां पर विरोध किया जा रहा है और विरोध आपने देखा, देश भर में इस तस्वीर का विरोध है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको बताता हूं। देख रहे हैं आप, ये जायरा है, ये लिख रही हैं कि ना पहलगाम को भूले हैं ना भूलेंगे और इस मैच को रद्द किया जाना चाहिए। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। अमित सिंह रावत ने एक पोस्ट किया है, देख रहे हैं आप। उन्होंने लिखा है बॉयकॉट एशिया कप। और ये सिर्फ एक यूजर नहीं है, कई लोगों का कहना है कि पहलगाम का हमला हम भूले नहीं है, एशिया कप का एक भी मैच हम नहीं देखेंगे। और इसीलिए कई यूजर्स हैं जो विरोध कर रहे हैं और विरोध में यही कहा जा रहा है कि हम भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं देखना चाहते, फिर चाहे उस मैच को लेकर कितनी हाइप क्यों नहीं क्रिएट किया जाए। एशिया कप में भारत का मुकाबला दर्शकों शुरू हो चुका है। भारत ने पहला मैच यूएई से खेला, 9 विकेट से जीता और स्टेडियम में इस मैच को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखा। क्रिकेटर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री में भी इसका जिक्र किया। आकाश चोपड़ा ने कहा, भारत और यूएई के बीच दुबई में खेले गए एशिया कप के पहले मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्राउड कहां है, लोग कहां हैं, क्योंकि कहते हैं कि भारत अगर चांद पर भी क्रिकेट खेले तो वहां भी भारतीय दर्शक नीली जर्सी पहनकर पहुंच जाएंगे। भारत दुबई में खेल रहा था, दर्शक नहीं थे, यह काफी अजीब नजारा था। दरअसल आकाश चोपड़ा इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रहे थे। उन्होंने भारत या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत दिया, क्योंकि भारत पाक मैच को लेकर भारतीय दर्शक लगातार नाराज हैं। टिकट भी अभी तक बिके नहीं है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को होने वाला है और टिकट बिके नहीं है। इसको लेकर भी आकाश चोपड़ा ने खुलासा किया है, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने का जो मुहिम है, जो सोशल मीडिया पे बहुत इस समय लाउड है, इज इट एक्चुअली लाइक
इट्स रियल, ये मैदान पर भी ऐसे ही होने वाला है। 14 तारीख को जब मैच होगा बहुत कम लोग देखने आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? आई वाज गोइंग थ्रू द टिकट्स कि कौन खरीद रहा कौन नहीं खरीद रहा, तो जनरल कैटेगरी जो है वो तो सारी बिक चुकी हैं, दे आर ऑल सोल्ड आउट। लेकिन थोड़ी सी भी जो महंगी टिकटें हैं वो नहीं बिकी हैं, दैट इज अ रियलिटी। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम विद 2 days टू गो, ये सच है कि मैदान अभी तक पूरा भरा हुआ खचाखच नजर नहीं आएगा, अगर लास्ट मिनट जो टिकट्स वो जो नहीं बिकी तो, क्योंकि वो जो $200 वाली टिकट्स है ना 80,000 एंड अबव, वो टिकटें नहीं बिक रही। बाकी सारी जनरल कैटेगरीज कंप्लीटली सोल्ड आउट। और सो बड़े बड़े सवाल हैं, तो लेट्स एक एक करके परत निकालते हैं और फिर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कहां पर एक्चुअली वो गड़बड़ है, कहां रह रहा है। तो लोग देखा, यानी टिकट नहीं बिक रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, बॉयकॉट एशिया कप कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैच को लेकर हमने भारत और पाकिस्तान दोनों जगह के लोगों से बात की है, सुनवाते हैं। अब्बू आ गया, अब्बू इंडिया क्रिकेट का अब्बू आ गया और उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। कह रहे अब्बू के सामने कोई नहीं चलता यार, अब्बू अब्बू ही होता, अब्बू के सामने बच्चे डर जाते होंगे। एशिया का पहला मैच जो इंडिया जीत गया, अब दूसरा हमारे साथ है, वो भी वो जीतेगा। अगर हम यार ये जीते या ना जीते उस दिन देख लेंगे। यार मेरी बात से देखो, परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। अगर हम इंडिया के नए टैलेंट की बात करें तो वो हर दिन अपने आप को मनवाई जा रहे हैं। जिस तरह से अभिषेक की बात कर लो, बुमराह की बात कर लो, सूर्या कुमार की बात कर रहे हैं। पिछले 6 मैच ले लें, पाकिस्तान के खिलाफ एक भी परफॉर्मेंस हो उसकी, डक 2 दफा डक है, 6 स्कोर, 7 स्कोर, 10 स्कोर की बारी नहीं आनी भाई। के सूर्या कुमार, आपको तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन नहीं छोड़ना, सूर्या की बारी कहाँ पे आएगी? ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी देखिए हमारे साथ क्या हुआ। हम हारे, टीवी हमारे रूटे हैं, एक कद मैंने भी तोड़ा था। तो इसीलिए जो है ना, तो अभी भी मुझे यही नजर आ रहा है कि एशिया कप जो है ना इंडिया अनबीटन जीत जाएगा, मुकाबला ही नहीं। अगर इंग्लैंड होता, ऑस्ट्रेलिया होता, फिर पता चलता, अफ्रीका होती तो पता चलता यार थोड़ा सा मुकाबला है। ये 70% जो है ना एशिया कप इंडिया का। T20 गेम है तो फिर भी हम कह सकते हैं कि 2-3 बैट्समैन भी एक साइड पे लेके जा सकते हैं मैच। हमारे जो भारत के फैंस हैं, इंडिया टीम के फैंस हैं, वो बहुत प्यार करते हैं टीम इंडिया से। आज तक कई मैचेस हुए हैं पाकिस्तान से, जहाँ हमने लगातार पाकिस्तान को शिकस्त दी है। आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो ICC को पाकिस्तान को बैन ही कर देना चाहिए, उनको किसी के साथ नहीं मैच खिलाना चाहिए। अभी ग्राउंड में भी वही है, इनको बार बार हराएंगे जिससे ये कह ना पाएँ कि हमें कहते हैं गेम्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट जो गेम्स के रूप में लोगों को समझ में आए कि भारत एक ऐसा देश है कि वो लड़ाई नहीं चाहता है और उनको जो दुश्मनों को छोड़ता भी नहीं है। मैच तो देखिए एशिया कप का लगा हुआ है और शायद सरकार ने भी परमिशन दे दी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे से लोग रहते हैं और जिसका अभी आपको इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान जवाब मिलेगा। तो लोगों की मिली जुली राय, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एशिया कप क्यों खेला जा रहा है, यह भी जरा मैं आपको समझा देता हूं। एशिया कप 9 सितंबर 28 सितंबर तक खेला जाएगा और एशिया कप के T20 फॉर्मेट में 8 टीमें शामिल की हैं। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान है। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और अफगानिस्तान है। एशिया की इन 8 टीमों के बीच सुपर 4 का चुनाव होगा। ग्रुप स्टेज के बाद प्रत्येक ग्रुप की टॉप 2 टीम सुपर 4 में होंगी और एशिया कप 2025 में सुपर 4 और फाइनल मैच दुबई में होगा। UAE के अबू धाबी में शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में 8 मैच होंगे। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप का मौजूदा चैंपियन है और एशिया कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है। टीम इंडिया ने 8 बार एशिया कप जीता है, लेकिन अब लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि हम इसे बॉयकॉट भी कर सकते थे। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। अभी जो भी प्लेयर ऑल फॉर्मेट खेलता है ना, दे आर वेरी मच अवेयर कि रेड बॉल में कैसे अप्रोच करना है, इन वाइट बॉल में कैसे अप्रोच करना है, वाइट बॉल में भी पावर प्ले कैसे अप्रोच करना है, डेथ कैसे अप्रोच करना है। उसमें डेफिनेटली थोड़ा टेक्निकल एडजस्टमेंट होगा और ये प्लेयर्स आर वेरी मच अवेयर कि उनको क्या करना है, तो वो एडजस्टमेंट करने की प्लेयर कोशिश करेगा ही। सो जब से वाइट बॉल का प्रैक्टिस चालू होता है, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। जब रेड बॉल का होता है, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू अप्रोच द रेड बॉल। ये भारतीय टीम के बैटिंग कोच थे, यानी भारतीय टीम को इजाजत दे दी गई है, लेकिन सियासत देश में हो रही है और सियासत में भी कहना है कि मैच नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा। पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे, ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है। सीधा मैं बोल रहा हूँ,
भारत में 26 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और आपने कहा था पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता हम नहीं रखेंगे। आपने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसा चलेगा? खेल मंत्रालय ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, जहां पर मल्टी नेशंस क्रिकेट की मैच होगी, यानी जिसमें केवल एक पाकिस्तान नहीं, विश्व के कई सारे देश खेलेंगे, तो उसमें भारत को खेलना होगा। हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, अन्य देशों के साथ नहीं है ना। जब अन्य देशों के साथ खेलते खेलते आपके सामने यदि कोई भी आए, खेलना होगा। मेरा ज़मीर, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं बैठकर उस मुल्क के लोगों के साथ हम क्रिकेट मैच खेलें जो हर रोज धमकी दे रहे हैं। उनका चीफ ऑफ आर्मी जाके वहां से बोलता है कि हम लोग डैम पे मार देंगे, वो बोलता है कि हम न्यूक्लियर थ्रेट कोई दे रहा है। आप पानी देना बंद कर दिए, आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप वाघा बॉर्डर बंद कर दिए, वीजा नहीं दे रहे, खेल क्यों रहे हैं बताइए? कितना नुकसान होगा? 300 करोड़ 400 करोड़ कुछ भी नहीं है ना। चाचा भतीजा की सरकार है, चाचा नरेंद्र मोदी हैं, भतीजा जय शाह है, पूछिए उनसे क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ मैच। पाकिस्तान के साथ इस तरह मैच खेलना, मैं समझता हूँ जरूर दाल में काला कुछ न कुछ है। इस तरह से बातें करना, जिस मुल्क से हमेशा आतंकवादी हमले होते हैं, जिसे सरकार कहती है, तो फिर उनके साथ मैच कैसे हो सकता है? जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे सिंदूर को मिटा दिया, उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई खेलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है? क्या ये पैसों के लिए हो रहा है? पैसों की लालच है? उसी पाकिस्तान के साथ सरकार जब चुप बैठती है खेलने के लिए, बीसीसीआई जब खेलती है, तो ये दुर्भाग्य है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं। बड़ी खबर है सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर पीएम और उनकी मां का लगातार अपमान किया जा रहा है। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, दिखाऊंगा। ये कांग्रेस की तरफ से दर्शकों एक AI वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो पूर्णतः फर्जी है, इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी को दिखाया गया है और इसे लेकर देश भर में अब विरोध होने लगा है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जारी किया गया है और इसे लेकर देश भर में बवाल हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, जहां पीएम मोदी को और उनकी माताजी को गाली दी थी, वो भी धरती बिहार की थी। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन बार बार ये अपमान क्यों कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी जा रही है, जो इस दुनिया में नहीं है, जो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हूं या किसी की भी माताजी हूं, बहन हूं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीति में स्तर को गिराया जा रहा है और देश भर में इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि मां तो मां होती है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी की माताजी हैं सोनिया गांधी, वो उन्हें बर्थडे पर गिफ्ट करते हैं, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग की तस्वीर जारी करते हैं। यानी मां तो मां होती है, तो फिर बार बार ये अपमान क्यों किया जा रहा है? देश भर में इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आखिर उस मां का अपमान क्यों किया जा रहा है? पीएम मोदी की मां, जिनका सियासत से दूर दूर तक नाता नहीं रहा, जो जीते जी राजनीतिक गलियारों से खुद को दूर रखती थी, उस दिवंगत मां पर कांग्रेस बार बार हमलावर है। कभी कांग्रेस के खुले मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई, तो अब AI जनरेटेड वीडियो से मां का अपमान कांग्रेस की नफरती सोच और गिरते स्तर की तस्वीर साफ करने के लिए काफी है। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को
आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मातृशक्ति पर आपत्तिजनक टिप्पणी जिसकी देश भर में निंदा हो रही है, लेकिन राहुल गांधी अब भी शर्मिंदा नहीं है। आखिर पीएम का अपमान, उनकी मां का अपमान कांग्रेस बार बार क्यों कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीएम मोदी की मां का अपमान क्यों किया जा रहा है, और उस बिहार में जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाने वाला हूं कि कैसे पीएम मोदी की मां का अपमान किया गया। पीएम मोदी की दिवंगत मां का फिर से अपमान किया गया है। पहले महागठबंधन के मंच से उन्हें गालियां दी गई, अब कांग्रेस की तरफ से एआई वीडियो भी जारी किया गया है दर्शकों, जिसमें पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन का किरदार दिखाया गया है। इसमें पीएम मोदी की उनकी मां के साथ बातचीत होती दिखाई गई है। एआई वीडियो में नोटबंदी, बिहार की राजनीति समेत कई मुद्दे हैं, जिसके बाद मां के अपमान पर देश भर में गुस्सा है, घमासान छिड़ गया है। बीजेपी राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल के इशारे पर मां का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी को पीएम की मां को गाली देने का कोई पछतावा भी नहीं है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि मां का अपमान ही कांग्रेस की पहचान बन चुका है। साथ ही कहा कि यह पार्टी गांधीवादी की जगह गालीवादी पार्टी हो गई है। अब इसे लेकर देश भर में विवाद हो रहा है। लेकिन दर्शकों, ये एआई वीडियो क्या है? बार बार एआई वीडियो की चर्चा हो रही है, आपने भी सुबह से देखा होगा। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। एआई वीडियो पूरी तरह से फर्जी होते हैं, पूरी तरह से फर्जी, जिसे एआई तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है। पीएम मोदी की मां का ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एआई से बनाया गया है। पीएम की दिवंगत मां की तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है। पुरानी इमेजेस पहले से ली गई और उसके बाद एआई अवतार बनाया गया। फिर एआई वॉइस जनरेशन टूल से नेचुरल आवाज में बदला, यानी आवाज भी वही दी गई, और स्क्रिप्ट के आधार पर विवादित वीडियो बनाया गया। कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने के लिए यह एआई वीडियो बनाया है दर्शकों, लेकिन इसका सत्यता से कोई भी संबंध नहीं है। यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह निशाना साध रहे हैं, तो जवाब दे रहे हैं पवन सिंह। सुनिए, पवन खेड़ा, सुनिए जरा। ये मरी हुई मां जो अब इस धरती पर नहीं है, उनको ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। तो नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। तो देखा, कांग्रेस पार्टी अभी भी बाज नहीं आ रही, और इधर राहुल गांधी का देश भर में विरोध हो रहा है। ये भोपाल में आज राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, नारेबाजी भी हुई है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माता की जय। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांधी जी की मां का अपमान बंद। तो देखा, यहां राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है, लेकिन राहुल हैं कि मानते ही नहीं। वो बार बार इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज भी उनसे सवाल किया गया, सुनिए जरा क्या कहा। मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। कहा जा रहा है कि यह सब बिहार चुनाव के लिए किया जा रहा है, और अगर बिहार में इस मुद्दे के साथ कांग्रेस जाएगी तो उससे फायदा होगा। यह कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, लेकिन राहुल गांधी अब तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले हैं। मां के अपमान के बीच राहुल ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया है। सवाल मां के अपमान पर हुए, लेकिन जवाब वोट चोरी पर आया। राहुल पहले गाली पर चुप थे, अब एआई वीडियो बनाया है उस पर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। और इधर वोट चोरी पर राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं,
लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने वोट चोरी के आरोपों वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई है और याचिकाकर्ता को 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी वोट चोरी के आरोप को गलत बता रहा है। चुनाव आयोग अब एसआईआर को पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। आयोग का कहना है कि एसआईआर उनके खिलाफ जो देश के घुसपैठी हैं, घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी और एसआईआर को एजेंडा बना रहे हैं और इसी एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया जा रहा है। लेकिन जब आज कांग्रेस पार्टी ने फर्जी वीडियो जारी किया तो देश भर के बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी का मां को लेके कांग्रेस जो भी काम कर रहा है यह निंदनीय है। देश का जनता भी बहुत ही आक्रोशित है। कांग्रेस को सबक भी सिखाएगा। बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। कहां तक गिरेंगे आप? यही कांग्रेस का स्तर है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। शर्म आनी चाहिए। महिलाओं का, बेटियों का अपमान करने वाले अब तो स्वर्गीय मां को अब शब्द कह के, गाली बोल के अपमानित किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बिहार की संस्कृति ऐसी नहीं है। बिहार की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। गरीब का माँ हो, अमीर का हो, सीएम का हो, पीएम का हो, माँ तो माँ है ना। गाली की परंपरा और इस तरह की प्रवृत्ति तो बीजेपी से ही सीखी जा सकती है। देखा, यानी इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन इधर बिहार में सियासत भी इसी मुद्दे पर हो रही है और एआईएमआईएम भी आज आरजेडी का विरोध करने के लिए मैदान में आ गई। लेकिन विरोध क्यों किया जा रहा है? समर्थन मांगने के लिए। आप सोचिए जरा, सुनवाता हूं आपको क्या विरोध हुआ है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। ये ओवैसी की पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं हमारे साथ गठबंधन करो, लेकिन लालू यादव अपनी राजनीति में लगे हुए और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आज वो दरगाह पर पहुंच गए। ये आज ही की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। यानी एक तरफ एआईएमआईएम की पार्टी वो कह रही है कि हमारे साथ गठबंधन करो, लेकिन लालू यादव मान नहीं रहे, और उधर तेजस्वी की तैयारी है एक और यात्रा निकालने की। लेकिन अभी तो वोट यात्रा राहुल गांधी के साथ तेजस्वी ने निकाली है, तो तेजस्वी यादव एक बार फिर यात्रा क्यों निकालने वाले हैं और कैसे ओवैसी ने विरोध किया है आज, ये आपको बताता हूं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी फुल फॉर्म में आ चुकी है। इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए बेताब है, लेकिन लालू यादव एआईएमआईएम को एक सीट देने को तैयार नहीं। लालू यादव का मानना है कि एआईएमआईएम से आरजेडी को नुकसान होगा। ऐसे में लालू यादव मुस्लिमों को मैसेज देने के लिए आज दरगाह पहुंच गए। इधर तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी यह यात्रा 16 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर को समाप्त होगी और तेजस्वी 10 जिलों का दौरा करेंगे जो राहुल गांधी की यात्रा में छूट गए थे, वहीं तेजस्वी यादव जाने वाले हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी अपनी रणनीति बदल रहे हैं या बदलाव कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी रायबरेली में पहुंचे और आज फंस गए। दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, रणनीति बनाने के लिए कुछ और पहुंचे थे लेकिन फंस गए। योगी के मंत्री के साथ बीच बैठक में उनकी बहसबाजी हुई। पहले आपको सुनवाता हूं कि कैसे ये बहसबाजी हुई है। ऐसा थोड़ी ना, इट हैज टू गो थ्रू चेयर। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मुझे पढ़ा दो ना, मैं लेके बैठा हूँ, पढ़ा दो। नहीं, मैं दिमाग नहीं कर सकता। टच कीजिए उनको, नहीं मैंने ऐसा थोड़ी ना, इट हैज टू गो थ्रू चेयर। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मुझे पढ़ा दो ना, मैं लेके बैठा हूँ, पढ़ा दो। देखा,
यानी आज माहौल गर्मा गया। लेकिन इस बैठक में क्या हुआ, कैसी बहसबाजी हुई, आइए आपको बताता हूं। राहुल गांधी रायबरेली में एक बैठक कर रहे थे दर्शकों। मीटिंग में राहुल और योगी के मंत्री के बीच में बहस हो गई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी का विरोध किया। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि वो दिशा के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, आप तो लोकसभा में अध्यक्ष का कहना नहीं मानते, तो मैं यहां आपका कहना क्यों मानूं? मैं तैयार नहीं हूं। यह बैठक रायबरेली के विकास को लेकर थी दर्शकों, लेकिन विकास की जगह मीटिंग में हंगामा होने लगा। दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी फैमिली के करीबी थे। हालांकि बाद में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, जिसकी वजह से राहुल गांधी और दिनेश प्रताप में 36 का आंकड़ा है और इस वजह से यह विरोध हुआ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में राहुल और योगी के मंत्री आमने सामने थे, तो अखिलेश ने अपना नया अवतार दिखा दिया। देख रहे हैं आप, अखिलेश यादव सरदार बन गए। पहले फुल फ्रेम दिखाइए। आज उन्होंने पगड़ी भी बांधी। लाया है कि किसान को खुशहाल बनाने के लिए तो अखिलेश यादव सरदार बन गए, लेकिन मुद्दा बिहार का उठाया। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा चुनाव आयोग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को। हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सही वोट बनना, गलत वोट नहीं बनना और निष्पक्ष चुनाव ट्रांसपेरेंसी लाए। हमें उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आपके काम की खबर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि आप पर आतंकियों की नजर है। लेकिन चिंता मत करिए, सैनिक तैयार है। और ये जो आतंकी आपको दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा धमाका करने वाले थे, लेकिन धमाके से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनके निशाने पर नेता थे। दिखाता हूं आपको। यही है वो पांचों जो बहुत बड़ी साजिश कर रहे थे। और ये जो पांचों आपको दिख रहे हैं, इनकी साजिश थी कि शरीर पर बम बांधेंगे और अपने आप को उड़ा देंगे। बम से उड़ाने की पूरी तैयारी की जा रही थी, लेकिन इनके मंसूबे फेल हो गए हैं। ये देख रहे हैं आप, दो और आतंकी जो गिरफ्तार किए गए थे, उनकी आज कोर्ट में पेशी हुई और 12 दिन की पुलिस कस्टडी में इनको भेज दिया गया। लेकिन इन्होंने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस और एजेंसियों ने देश में धमाके की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आईएसआईएस के 5 आतंकी जो बम ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे, अब पुलिस की गिरफ्त में। पूछताछ में इन आतंकियों ने सनसनीखेज खुलासा किया। आतंकी फिदायीन हमले का प्लान बना रहे थे। राइट विंग के नेता उनके निशाने पर थे। सवाल ये कि बीजेपी और आरएसएस के किन नेताओं को आतंकी टारगेट करने का प्लान बना रहे थे। देखा दर्शकों, आप ये साजिश कर रहे थे और इनके निशाने पर कई नेता थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या पूछताछ में खुलासा हुआ है। आईएसआईएस के 5 आतंकी देश में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे दर्शकों। दानिश समेत 5 आतंकियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार आतंकियों को फिदायीन बनने की ट्रेनिंग दी गई दर्शकों। सभी आतंकी फिदायीन बनने के लिए तैयार हो चुके थे। फिदायीन मतलब होता है खुद को बम में बांधकर उड़ा देना। किसी को मारने या खत्म करने के लिए इन 5 को ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकियों के चैट से यह खुलासा हुआ है। सोचिए आप, ये आपस में बात करते थे मोबाइल पर। आतंकी टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देने वाले थे। इनके निशाने पर दक्षिणपंथी नेता, राइट विंग के नेता थे। आत्मघाती हमले के लिए सुसाइड जैकेट भी बनाई जा रही थी, सोचिए। और धमाकों के लिए आतंकी जरूरी सामान जुटा रहे थे। आतंकी झारखंड में ट्रेनिंग के लिए एक जमीन भी तलाश रहे थे। आतंकी ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो धमाके और टारगेट किलिंग को अंजाम दे सके। आईएसआईएस आतंकी सिग्नल ऐप से लोगों से संपर्क करते थे और इस ग्रुप में करीब
50 लोग शामिल हैं। सभी एक दूसरे से सिग्नल ऐप के जरिए बात करते थे। गैंग का मास्टरमाइंड खुद को कंपनी का सीईओ बताता है। गैंग को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह पेश करते हैं और मुख्य आरोपी अशहर दानिश इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट है। आप सोचिए, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। ये नए लोगों को जोड़ने के लिए दानिश ही पहले बात करता था ताकि किसी को शक ना हो। दावा है कि आतंकियों के हवाले से यह भी जानकारी आई है कि इनको पैसा हवाला से आता था, फंड किया जाता था, यानी दूसरे देशों से इनके पास आता था। और इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल यह कि आतंकी क्या साजिश रच रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ISIS का इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, एक US का एजेंडा, ये सभी चीज़ें बताता है कि यस, इंडिया इज हेडिंग फॉर ट्रबल। और ये ट्रबल इस समय दिल्ली में आती हुई नज़र आ रही है क्योंकि वो स्टेट कैपिटल है, कंट्री का कैपिटल है। कोई भी चीज़ यहाँ होती है तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है। हर जगह पर आपको मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी, अलर्टनेस दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप मान लीजिए ISIS का अगर 5 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो एक खटखटाहट आपके दरवाजे पर शायद ऑलरेडी आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि आतंकियों ने साजिश तो पूरी की हुई है और इसे लेकर बार बार धमकियां भी मिल रही हैं। आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक, बिहार तक अलर्ट, क्योंकि कहा गया कि हाईकोर्ट में 3 बम रखे हुए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें, नहीं तो इसे बम से उड़ा देंगे। सोचिए आप, जैसे ये खबर आई हड़कंप मच गया। अगली तस्वीर दिखाइए, पूरा हाईकोर्ट का परिसर खाली करा दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में बम की अफवाह ये बताया गया, लेकिन फिर भी देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी टीम यहां पर पहुंच गई, डॉग स्क्वाड पहुंच गया और जांच पड़ताल की गई। सभी वकीलों को बाहर निकाला गया। अगली तस्वीर आपको बताता हूं, ये आप देख रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की तस्वीर। यानी दिल्ली में तो धमकी दी, मुंबई में भी ईमेल के जरिए धमकी दी, लेकिन लोग, अफरा तफरी का माहौल था, परेशान भी थे। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, बॉम्बे के साथ साथ अलग अलग जगह पर ये जो देख रहे हैं आप, पूरी तरह से सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। लेकिन दर्शकों, सवाल यही है कि इस घटना के बाद अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। पटना समेत बिहार के 38 जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक्स पर एक पाकिस्तानी हैंडल से धमकी दी गई। दर्शकों, बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है और धमकी के बाद बिहार के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड जांच कर रहा है। पटना के साथ दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में बम रखने की जानकारी दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में 3 बम रखने का दावा किया गया। जज, वकील सभी को कोर्ट रूम से बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के साथ बम स्क्वाड ने भी तलाशी ली। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को कोई बम नहीं मिला। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी बम रखने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस ने धमकी के बाद परिसर को खाली कराया, तलाशी ली गई। जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि बार बार ये धमकी आतंकियों का बम बनाना सवाल खड़े करता है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। हम दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं और जैसे ही ये खबर मिली, यहाँ पर आला अधिकारी पहुंचे, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंची और फौरी तरीके से पूरे कोर्ट को खाली कराया गया। जितने भी वकील थे उन्हें कहा गया कि आप बाहर जाइए। सारे लॉयर्स को, जजेस बाहर निकले और उसके बाद यहाँ पर बेहतर तरीके से जांच पड़ताल के बाद फिलहाल अपडेट ये है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। और उसके थोड़ी देर बाद मुंबई से खबर आती है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहां भी बॉम्बे हाईकोर्ट को खाली कराया गया। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगर आपके परिचित लोग, रिश्तेदार भारत से बाहर रहते हैं तो यह खबर आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आप भारत से बाहर जाना चाहते हैं तो भी देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ऐसा गैंग घूम रहा है जो भारतीयों पर हमला कर रहा है। और अमेरिका में तो ये भारतीय हैं, इनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तस्वीर में आपको दिखाता हूं, अमेरिका में भारतीय पर कुल्हाड़ी से हमला किया। देख रहे हैं आप, भारतीय अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। मां और बच्चा सामने खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी इसे बख्शा नहीं गया। देख रहे हैं आप, और हमला करता है और सर को धड़ से अलग कर देता है।
देखा आपने, परिवार वाले रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमलावर रुकता नहीं है। अब मैं जो अगली तस्वीर आपको बताने वाला हूं वो आपको विचलित कर सकती है दर्शकों। इस आरोपी ने सर धड़ से अलग करके फेंक दिया, देख रहे हैं यहाँ पे। तुरंत पुलिस को खबर दी गई, देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसको उठाकर ले गया। तुरंत वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है, लेकिन आप सोचिए, एक भारतीय का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, कुल्हाड़ी से दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। यह भारतीयों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर भारतीयों की सुरक्षा कैसे होगी। अब जिसकी जान गई है उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इन्हीं की हत्या की गई है। इनका नाम है चंद्रमौली और इन्हें मार दिया गया है दर्शकों, इन्हीं की हत्या की गई है। अगली तस्वीर आपको बताता हूं, जिसने मारा है वो ये है, इसका नाम है कॉबस और इसने ही एक भारतीय का सिर धड़ से अलग कर दिया है। लेकिन अब मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं कि आखिर हुआ क्या, यह घटना क्यों घटी और एकाएक कुल्हाड़ी से हमला क्यों किया गया। आइए जरा बताते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक की हत्या की गई है। आपको जानकारी दे दें, सरेआम कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। बेटे और पत्नी के सामने कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी। भारतीय की गर्दन काटने के बाद सड़क पर फेंक दी गई, फिर गर्दन को उठाकर आरोपी कूड़ेदान में डाल देता है। ये सनसनीखेज वारदात अमेरिका के डलास शहर में हुई है। मृतक चंद्रमौली नागमलैया कर्नाटक के रहने वाले थे। हमले के दौरान बेटे और पत्नी ने बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन हमलावर ने उनकी भी बेरहमी से पिटाई की। मोटल में काम करने वाले कॉबस, जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, एक टूटी वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ। मृतक ने टूटी हुई वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने से मना किया था। इसी को लेकर आरोपी ने चंद्रमौली पर हमला कर दिया। आरोपी ने कुल्हाड़ी से चंद्रमौली पर कई वार की। आरोपी को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिकॉर्ड में कॉबस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और भारतीय उच्चायोग ने नागमलैया की मौत पर दुख जाहिर किया है। पीड़ित परिवार को भारतीय उच्चायोग ने न्याय का भरोसा भी दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, अमेरिका में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आरोपी है, ये टेक्सास में भी ऐसे ही हत्या की गई थी और कुछ महीने पहले की घटना आपको बता रहा हूं। भारतीयों पर हमला किया गया था। दिखाइए जरा कैसे हमले किए जा रहे हैं। अलग अलग जगह पर यह हमले की तस्वीर सामने आ रही है। अब मैं आपको लंदन में भारतीय पर जो अटैक हुआ था उसकी पूरी तस्वीर दिखा रहा हूं। तब भी ऐसे बीच सड़क पर एक भारतीय को मार दिया गया था। यानी अमेरिका, यूके, लंदन में भी ऐसा हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। ऑस्ट्रेलिया में भी कई भारतीय हैं, लेकिन वहां पर भी भारतीय मूल के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। जो भारतीय वहां पर काम करते हैं उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन बार बार कैसे भारतीयों पर अटैक किया जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। भारतीय अपनी मेहनत से विदेशों में अपनी पहचान बनाते हैं। स्किल्ड होने की वजह से विदेशों में जल्द काम मिलता है और अमेरिका में सबसे सफल जातीय समूह में भारतीय ही टॉप पर है। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और बिजनेस जैसे क्षेत्र में इंडियंस का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों को लगता है कि भारतीय उनकी जगह ले रहे हैं। इस वजह से मन में जलन होती है। कुंठा और हताशा की वजह से भारतीयों को यह निशाना बनाते हैं। अमेरिका में 54 लाख से ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं, आप सोचिए जरा। और विकास और बेहतर जीवन की तलाश में लोग विदेश भी जाते हैं। हाल के दिनों में विदेशों में भारतीयों पर हमले ज्यादा हो रहे हैं। विदेश में भारतीयों पर नस्लीय हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अब भारतीय सरकार इसे रोकने की कोशिश में लगी हुई है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाऊं, लगातार हमले हो रहे हैं और इधर अमेरिका में ये देख रहे हैं, कल ट्रंप के सहयोगी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी और जो स्नाइपर है इसी से गोली मारी गई थी। इसे फुल फ्रेम दिखाइए जरा। और इसी हत्यारे को अब गिरफ्तार कर यानी अमेरिका में भारतीयों पर हमले किए जा रहे हैं। ट्रंप के करीबी को भी गोली मार दी गई। अमेरिका में स्थिति बुरी है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करेंगे। अब दर्शकों मैं आज जो खबर आपको बता रहा हूं ये आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि मैं आज आपको पिता और बेटी से पूरे परिवार का कैसा रिश्ता होता है ये बताने वाला हूं। तस्वीर दिखाइए।
आखिरी शब्द थे, पापा केक ले आओ। ये जो हैं, ये आईसीयू में भर्ती हैं और इन्हें बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी। इनका नाम है प्रियंका और इनकी गंभीर बीमारी की वजह से पूरा परिवार परेशान था। लेकिन प्रियंका एक खुशमिजाज लड़की थी। दिखाता हूं मैं आपको। प्रियंका शादी के जोड़े में तो आपको दिख रही हैं। एक और तस्वीर, घुड़सवारी इन्हें पसंद थी और प्रियंका बार बार जिंदा दिली की बातें करती थी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। प्रियंका बीमार हो गई, एकाएक इनकी खुशियों को नजर लग गई और पूरा परिवार इनके साथ है। आप देख रहे हैं, गंभीर बीमारी से ये पीड़ित है और फिर प्रियंका और उनके परिवार वाले उनके पास लगातार मौजूद रहते। लेकिन प्रियंका ने जिंदा रहने की एक भी मिनट ऐसा नहीं लगने दिया कि उन्हें इस दुनिया से जाना है। और देख रहे हैं आप, आखिरी वक्त में भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए केक लेकर आओ। देख रहे हैं आप, और पूरा परिवार केक लेकर पहुंच गया। सुनिए जरा। देखा दर्शकों आपने, प्रियंका गंभीर रूप से बीमार है, लेकिन फिर भी उन्होंने केक की मांग की और क्यों कहा कि पापा केक ले आओ। आइए मैं आपको बताता हूं। मौत उसके सामने खड़ी थी। वो अस्पताल की मशीनों में जकड़ी हुई थी। नाते रिश्तेदार सब उसे घेरे हुए थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। प्रियंका उर्फ पीहू की मौत भी ऐसी ही थी, जिसने सबको रुला दिया। दुल्हन के लिबास में स्क्रीन पर जो लड़की आपको दिख रही हैं, उन्होंने सबको रोने पर मजबूर कर दिया है। दुल्हन के लिबास में स्क्रीन पर दिख रही यही लड़की हंसते हंसते मौत को गले लगा लेती है। दरवाजे पर खड़ी मौत को देखकर ना वो खुद रोई और ना किसी को रोने दिया। वो कैंसर से जूझ रही थी। प्रियंका ने 2 सितंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया है। 27 साल की प्रियंका राजस्थान के जालौर की रहने वाली थी, लेकिन मौत से 1 हफ्ते पहले उन्होंने हौसले और जज्बे की मिसाल पेश की, जो सबको आज भी रुला रही है। जो भी उनकी कहानी को सुनता है, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। दरअसल प्रियंका अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। 25 अगस्त को उनके मायके और ससुराल के लोग उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, साफ कह दिया कि अब और वक्त नहीं है। जब परिवार के लोग उनसे मिल रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीबोगरीब डिमांड की। बिस्तर के पास खड़े अपने पिता से कहा, पापा केक ले आओ, अपने आखिरी पलों को सेलिब्रेट करना चाहती हूं। आखिरी पल में मैं हंसते हुए सबके साथ ये पल बिताना चाहती हूं। मौत के दरवाजे पर खड़ी अपनी बेटी के मुंह से जब एक पिता ने ये शब्द सुने, तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें डबडबा गई, उनकी आंखें नम थी, लेकिन सबने अपने नफ्स को कंट्रोल किया। पिता नरपत सिंह ने बेटी के सामने गम का इजहार नहीं किया, उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। फौरन एक केक मंगवाया गया, जिस पर लिखा था प्रियंका उर्फ पीहू। अस्पताल ने भी आईसीयू वार्ड में बर्थडे की तरह पूरी सजावट की, जिसके बाद प्रियंका ने सबके सामने केक काटकर सेलिब्रेट किया। अपने पति को केक खिलाया और फिर बाकी परिवार के लोगों को भी। प्रियंका और पीहू को पता था कि उसकी जिंदगी अब चंद घंटों की है, मिनटों की है, लेकिन वो पूरे समय मुस्कुराती रही। उनके चेहरे पर गम तनिक भी नहीं दिखा। इस दौरान वो अपने माता पिता, पति, सास ससुर सबके चेहरे भी निहारती रही। उन्हें पता था कि सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन सबने उसे रोक रखा है। माहौल को फिर भी प्रियंका ने हल्का करने की कोशिश, कहा कि मैं जल्द ठीक होकर घर आऊंगी, जबकि उसे पता था कि उसका आखिरी सफर शुरू हो चुका है। आखिरी दिन 2 सितंबर को जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब पास खड़े भाई जयपाल से कहा, तूने खाना खाया है? जाकर खा ले, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। लेकिन उसके चंद घंटों बाद वो दुनिया से चली गई। प्रियंका का जन्म राजस्थान के जालौर में हुआ था। 27 साल की प्रियंका भटवास पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और कर्नाटक की हुबली से बीबीए किया, फिर सीए की पढ़ाई की। 2023 में प्रियंका की शादी लक्षराज से हुई।
और शादी के कुछ समय बाद पैरों के दर्द की समस्या होने लगी। शुरुआत में सामान्य माना गया, धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। जांच में पता चला कि वो हड्डी के कैंसर से जूझ रहे हैं। मेडिकल साइंस में इविंग सरकोमा नाम से जानते हैं। मेडिकल साइंस की दुनिया में इविंग सरकोमा एक दुर्लभ बीमारी है और बीमारी का पता चलने के बाद पहला ऑपरेशन मार्च 2023 में हुआ। जून 2024 में दूसरी और अगस्त 2024 में तीसरी सर्जरी हुई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो गईं और वो दुनिया छोड़कर चली गई। प्रियंका जिंदा दिल इंसान थी। उनकी मौत के बाद से परिवार गम में डूबा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं। प्रियंका अपने माता पिता की तीसरी संतान थी, लेकिन आपको वो जिंदा दिली का संदेश देकर गई हैं और इसलिए आपको भी जिंदा दिल रहना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र मां से लिया गया है। मां की गोद में सुकून है, माटी की सौंधी खुशबू में जुनून है। भारत मां का आंचल भी वैसा ही है, जहां प्रेम है, त्याग है, बलिदान है, जुनून है। सरहद पर खड़े जवानों की मां भी मां है, जो बेटे को वतन के नाम पर कर देती है। सलाम उस मां को जो देशभक्ति का असली अर्थ सिखाती हैं, जिस माटी की खुशबू में पले बढ़े, जिस आंचल की छांव में ख्वाब सजे, वो भारत मां है, वो धरती माता है। हर सांस में बसी मेरी प्यारी भारत माता है, ये हर भारतवासी कहता है। लेकिन इसी देश में मां पर सियासत हो रही है। बहरहाल ये भारत की बात है, हमें इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH